रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौतम और शगुन अपने पेरेंट्स की सहमति से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद शादी करके गौतम शगुन को अपने घर ले आता है। शादी के बाद शगुन पूरा घर संभालने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बाद शांता बोलती है, अब तो बस मेरे मनोज की बहू आ जाए, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। सही बोल रही हो मम्मी जी आप। मैंने बात तो चलाई है, बस दोनों आपस में बात करके पसंद कर लें, फिर शादी पक्की हो जाएगी। और हाँ, घर की बड़ी बहू होने के नाते सभी जिम्मेदारियाँ तेरी होंगी। जी माँ जी। मैं भी अकेले थोड़ी पीसूंगी इस घर में, आधा काम मुझसे भी करवाया करूंगी। एक बार आ तो जाने दो। मनोज और कनक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय बाद शांता अपने छोटे बेटे की शादी करके उसे घर ले आती है। जिसके बाद वो अपनी बहू को बोलती है, आओ बहू, गृह प्रवेश करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो, और कुछ चाहिए तो पूछ लेना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऐसे ही कुछ समय बाद दोनों बहुएं मिलकर काम करती, जिसके बाद कनक रात का खाना बनाती और सभी साथ बैठकर खाना खाते। जिसके बाद शांता को कनक के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करती है। बहुत अच्छा खाना बनाया है छोटी बहू, मजा ही आ गया। माँ जी और लीजिए ना। मेरी तो इस बुढ़िया ने आज तक कभी तारीफ नहीं की। मैं क्या खराब खाना बनाती हूँ? कल मैं ही खाना बनाऊंगी और इससे अच्छा बनाऊंगी। यूं ही समय गुजरता है और सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सुबह होते ही गौतम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद मनोज को कनक बोलती है, सुनिए, कल मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और एक हफ्ते बाद ही आऊंगी। जब से शादी हुई है मिलने ही नहीं गई। ठीक है, चली जाना मम्मी से पूछकर। चलो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। कनक अपनी सास के पास जाकर बोलती है, मैं एक हफ्ते के लिए अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तब तक रुकाती हूँ। चली जाना बहू। अपनी छोटी बहू पर बड़ा प्यार दिखा रही हैं सासू माँ। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है अपने माँ के घर इतने दिनों तक। शगुन को उसकी माँ के घर ना भेजने पर वो अपनी देवरानी से बदला लेती है और अपनी सास के सामने बीमार होने का नाटक करती है। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो गया एकदम से? सुबह तक तो ठीक थी, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? नहीं मम्मी जी, सुबह से ही ठीक नहीं है। अच्छा कोई नहीं, तो आराम कर, काम कनक कर लेगी। बहू तू आज मत जा अपनी माँ के, और कभी चली जाइयो। शगुन की तबीयत ठीक नहीं है। जा शगुन, तू अपने कमरे में आराम कर ले। जी मम्मी जी। कैसे कैसे ड्रामे कर रही है ताकि मैं अपनी मम्मी के घर ना जाऊं, पर मैं इसके सारे ड्रामे समझती हूँ। माँ हूँ मैं भी इसकी। ऐसे ही कनक अपनी माँ के घर ना जाने का बदला अपनी जेठानी से लेती है। कनक अकेले पूरे घर का काम करती है, जिसके बाद वो थक जाती है। ये देखकर शांता बोलती है, बहू खाना खाकर आराम कर ले, थक गई होगी। जी मम्मी जी, खा रही हूँ। दीदी के लिए दलिया बनाकर आ रही हूँ बस। कनक दलिया बनाकर अपनी जेठानी को देती है। जिसके बाद अपना और सास का खाना लेकर वो अपने कमरे में आ जाती है। दोनों सास बहुएं खाना खाकर दिन में आराम करती है। शाम होते ही कनक अपनी जेठानी को बोलती है, दीदी चलो आपको दवाई दिला कर ले आओ। नहीं कनक, मैं इससे ही ठीक हो जाती हूँ। मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। काम ना करके आराम करने में कितना मजा आ रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी। कनक शाम का खाना बनाकर तैयार रखती है और सबके लिए टेबल पर खाना लगा देती है। जिसके बाद मनोज बोलता है, क्या बनाया है आज खाने में? आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं। राजमा चावल? बढ़िया है, मजा ही आ जाएगा फिर तो। दीदी आपके लिए राजमा चावल नहीं बने? क्यों, भाभी क्या अब अलग से खाना खाएंगी? तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो दलिया ही खाएगी। ये लो, आपके लिए तो दलिया ही बनाया है मैंने। क्या यार, बीमारों वाला खाना। सुबह से यही खा खा कर मेरा मन अजीब सा हो रहा है। मैं तो अच्छी फंस गई। ऐसे ही 2 दिन तक शगुन बीमार होने की एक्टिंग करती है, क्योंकि उससे खाए बगैर नहीं रहा जा रहा था। और एक दिन शगुन कहती है, दलिया खिला खिला कर मेरा मन खराब कर दिया इसने। आज इसे जली हुई रोटियां खिलाऊंगी। ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे से बदला लेती रहती। कहते हैं ना, शेर को एक दिन सवा शेर जरूर मिलता है। वैसे ही शगुन को
उसकी देवरानी उससे बढ़कर मिली थी और इन दोनों के बीच उनकी सास उन्हें सुधारने में लगी थी। शगुन सुबह सबके लिए खाना बनाकर गौतम और मनोज को ऑफिस भेज देती है, जिसके बाद वो अपना और अपनी सास का खाना टेबल पर लगाकर बोलती है, माँ जी खाना खा लीजिए, खाकर तो देखो कैसा बना है, पुराना स्वाद ही भूल जाओगे, इतना बढ़िया बनाया है मैंने। अच्छा, छोटी बहू नहीं खा रही क्या? खा लेगी आपकी छोटी बहू, अभी वो नहा कर खाना खाएगी, आप तो खा लो इतने में। हाँ ठीक बना है, सही है, ऐसे ही बनाया कर। शगुन अपने खाने से बहुत खुश होती है और दोनों सास बहू को एक साथ खाना खाते देखकर कनक चिढ़कर बोलती है, अकेले अकेले खाना खा लिया दोनों ने, मुझे क्या, मैं भी खाना खाकर आराम करती हूँ जाकर। ये क्या, मेरे लिए जली हुई रोटी छोड़ी है? अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है? पहले खुद शुरू करती है, फिर मैंने शुरू किया तो घर छोड़कर भाग गई, बीमारी का बहाना लगाकर मुझसे इतना सारा काम करवाया, मुझे घर नहीं जाने दिया और अभी जली हुई रोटी दे रही है मुझे। ऐसे ही कनक खाना खाकर अपने कमरे में टीवी देखने लगती है और तभी शगुन कनक के कमरे में आकर कहती है, कनक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, कुछ तो कर लिया करो। क्यों, सारा काम आप ही करती हो, मैं कुछ नहीं करती? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। और अब तो मैं अपनी मम्मी के घर जाकर रहूंगी, मैं भी देखती हूँ आप क्या बहाना लगाती हो। कनक अपनी सास से बातें करके 2 दिन के लिए अपनी मम्मी के घर त्योहार पर चली जाती है, जिसके बाद शगुन को आखिर घर संभालना ही पड़ता है। कनक अपनी मम्मी के घर से नई साड़ी पहन कर आती है, जिसके बाद वो घर में सबको कनक की साड़ी पसंद आती है और शांता कहती है, बहुत बढ़िया लग रही है साड़ी तो, तेरी मम्मी की पसंद अच्छी है, अब की बार ना मेरे लिए भी एक साड़ी लेकर आइयो। जी माँ जी। शगुन कनक से चिढ़ने लगती है और अगले दिन नहाकर साड़ी को सुखा आती है। उसकी साड़ी कील में अटक कर फट जाती है, जिसके बाद वो शगुन को जाकर बोलती है, ये साड़ी तुमने फाड़ी है ना? अब तक तो तुम अदले का बदला ले रही थी, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरी साड़ी फाड़ दी। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? दीदी ने मेरी साड़ी फाड़ दी। जब तक ये मुझसे किसी न किसी चीज का बदला न ले लेना, इनको तो चैन ही नहीं मिलता। ये साड़ी मैंने नहीं फाड़ी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कनक अपने पति को सारी बात बताती है, जिसके बाद मनोज अपनी माँ को जाकर बोलता है, ये क्या चल रहा है माँ? घर में आपकी बड़ी बहू बदला लेती रहती है और आपको पता ही नहीं। भाई तो कुछ बोलेगा ही नहीं, आप तो समझो। मुझे पता है ये दोनों आपस में एक दूसरे से बदला ही लेती रहती हैं। अब देखियो तू, इन दोनों को मैं कैसे सुधारती हूँ। बड़ी बहू तो सुधरने लगी है, तू जा, मैं देख लूंगी। शगुन बहू, मेरे पैरों में मालिश कर दे। शगुन आकर अपनी सास के पैरों में मालिश करने लगती है और शांता अपनी छोटी बहू को सुनाते हुए बोलती है, ऐसे ही करा कर बहू, तू बहुत बढ़िया मालिश करती है। जिसके बाद से अगले दिन से छोटी बहू भी अपनी सास की सेवा में लग जाती है और दोनों बहुएं सुधर जाती है। ये देखकर शांता अपनी बेटी को बोलती है, इन दोनों बहुओं को सुधारने में मेरा ही हाथ है। दोनों रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई करती थी, अब ऐसे ही दोनों एक दूसरे से अच्छा काम करके दिखाना चाहती है। मुझे इनकी जड़ पता चल गई है। छोटी बहू की तारीफ करो तो बड़ी वाली उससे अच्छा काम करके दिखाती है, और बड़ी बहू की तारीफ करो तो छोटी वाली अच्छा काम करती है। ऐसे ही दोनों का बदला अच्छे कामों में जाता है। अब दोनों बहुएं अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर घर के कामों में लगी रहती हैं। वाह माँ, मान गए आपको, आखिर आपने ये घर संभाल ही लिया। सुधा कुछ साल बाद अपने ससुराल अकेले आती है और आते ही पास में खड़े अनिरुद्ध नाम के लड़के के पास जाकर उसको एक पेपर देकर उससे बोलती है, भाईजान, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? भाई हटाकर सिर्फ जान बोलोगी तो घर तक छोड़ दूंगा। जान, क्या इस एड्रेस तक मुझे और मेरे इस भारी भरकम सामान को छोड़ दोगे? सुधा के मुंह से ये सुनते ही अनिरुद्ध 4G की स्पीड से उसका बैग और उसके हाथों से एड्रेस वाला पेपर लेकर उससे बोलता है, अरे ये पता तो पास का ही है, तुम तो मेरी पड़ोसन निकली, अब तो खूब मजा आएगा, सही जमेंगी हम दोनों की। उप्स, कितनी धूप है, तुम्हारे पास कोई एसी वाली गाड़ी नहीं है क्या, जिसमें तुम मुझे मेरे घर छोड़ सको? अरे बगल में ही घर है,
पर तुम इतना बोल रही हो तो मैं अभी तुम्हें अपनी बसंती से मिलवा देता हूँ। ये बोलकर अनिरुद्ध उसका सामान नीचे रखकर अपनी फटफटिया बाइक लेकर उसके पास आता है और उसको अपनी बाइक पर बैठाकर घर तक लेके जाता है, जहाँ जाकर अनिरुद्ध उससे शर्माते हुए बोलता है, तो कैसी लगी तुम्हें मेरी बसंती की सवारी? बहुत शानदार थी। पूरी बॉडी अभी तक वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। इतना बोलकर सुधा अपने घर में चली जाती है और सुधा को देखकर उसकी सास कस्तूरी उससे बोलती है, आ गई ये तूफान। अब यहाँ के पड़ोसी भी मदहोश रहेंगे क्योंकि महारानी की हरकतें ही ऐसी हैं। पर बहू, मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, कुछ ऐसा वैसा मत करियो जिससे हमें लेने के देने पड़ जाएं। कस्तूरी मेथी यानी मेरी सासू माँ, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी हॉट हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि हर कोई मुझे देखकर मेरा दीवाना हो जाता है। तो अपनी इस हॉटनेस को काबू में रख, यहाँ पर तो खास कर, क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी है ना बहुत ही खतरनाक है। सासू माँ भूलिए मत, जहाँ आप पिछले 2 सालों से रह रही हैं ना और ये इतनी मौज कर रही हैं, वो सब कुछ मेरी बदौलत है। हाँ हाँ जानती हूँ, अब जाके फ्रेश हो जा। ये बोलकर कस्तूरी अपने बेटे हर्ष को कॉल करके उसे सुधा के बारे में बता देती है। तो वहीं सुधा फ्रेश होकर बालकनी में खड़ी हो जाती है, जहां उसकी नजर अपने पड़ोसी अनिरुद्ध पर जाती है। अनिरुद्ध को सामने देखकर सुधा उसे फ्लाइंग किस करती है। ये देखकर अनिरुद्ध भी उसे फ्लाइंग किस करता है, पर सुधा बिना उसकी फ्लाइंग किस देखे वहां से चली जाती है और उसके जाते ही अनिरुद्ध उससे बोलता है, पड़ोसन नहीं तूफान है, और ऐसी तूफान है जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। पता नहीं मुझे कब उड़ा कर लेकर जाएगी। ये बोलकर अनिरुद्ध झांक झांक कर सुधा को देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसकी बीवी कोयल आती है और अनिरुद्ध को ऐसे देखकर पास में रखा डंडा उठाकर उसके बम पर जोर से मारते हुए बोलती है, पड़ोसी के घर में ऐसे क्या ताक झाक कर रहे हो, वो भी उस पड़ोसी के घर में जिसमें एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती है। तुम तो इतने आवारा बन रहे हो कि अब तुमने एक बुढ़िया तक को नहीं छोड़ा। अरे गवार औरत, इस पड़ोसी के घर में बुढ़िया नहीं तूफान आई है, बस उसी को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा रहा हूँ। तो लगता है तुम कल वाली मार भूल गए, रुको अभी बताती हूँ। अपनी बीवी का गुस्सा देखकर वो उसके पैरों में गिर जाता है, पर कोयल उसे माफ नहीं करती। वो अपने पति को डंडे पे डंडे मारती रहती है। अपनी बीवी की मार खाकर वो जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधा बाहर आती है और उसको अपनी बीवी से मार खाता देखकर हंसते हुए अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है, सासू माँ, यहाँ तो एक से बढ़कर एक कार्टून है। सच में सही मजा आएगा अपने पड़ोसियों को लूटने में। अरे मेरी तूफान एक्सप्रेस बहू, तुझे देखकर हर पड़ोसी मदहोश हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ किसी को नहीं लूटना, वरना हम खुद ही लूट जाएंगे। पर वो क्यों सासू माँ? अरे क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी है ना, जितने आवारा और मदहोश रहते हैं ना, उससे ज्यादा ये चौकन्ने भी रहते हैं। कस्तूरी उसको अपना जलवा यहाँ बिखेरने से मना कर देती है, पर सुधा अपनी सास की एक नहीं सुनती और अनिरुद्ध से छुपकर मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुधा अनिरुद्ध के घर के पास जाकर अनिरुद्ध को गले लगाकर उसके पॉकेट से पैसे चुरा लेती है और उसको किस करते हुए बोलती है, जान, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार बोल कर तो देखो। दोनों रोमांटिक बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध के घर की बेल बजती है और अनिरुद्ध घबराते हुए सुधा से बोलता है, मैं तुम्हारी सारी विश तब पूरी कर सकूंगा जब मैं अपनी बीवी के हाथों से जिंदा बच पाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जानू जिंदा रहे तो जल्दी से इस खिड़की से भाग जाओ। कितने फट्टू हो तुम यार। अरे मैं लड़की होकर अपने पति से नहीं डरती और तुम लड़के होकर अपनी बीवी से डर रहे हो। तुम अपने पति से इसलिए नहीं डरती क्योंकि वो एक छोटे से ऑफिस में काम करता है, पर मैं अपनी बीवी से इसलिए डरता हूँ क्योंकि अनिरुद्ध उसको अपनी बीवी के बारे में बता ही रहा होता है कि कोयल दरवाजा ना खुलने पर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सुधा उसकी बीवी को पुलिस की वर्दी में देखकर अनिरुद्ध से बोलती है, तो तुम्हारी बीवी पुलिस वाली है? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
कोई बात नहीं, अगर इसने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। इस मोहल्ले की सारी औरतें पुलिस, डॉक्टर और सीबीआई वाली हैं, क्योंकि उनके पति आवारा जो हैं। कोयल की ये बात सुनकर सुधा के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन में खुद से बोलती है। अच्छा, तो ये बात थी, इसलिए सासू माँ मुझे मना कर रही थी ताकि मैं इस काम को अंजाम ना दूं और यहाँ ना फंसूं। लेकिन सासू माँ मुझे साफ साफ शब्दों में बता भी तो सकती थी। हाय राम, अब क्या करूं? सुधा बेटा, तूफान एक्सप्रेस की तरह ना यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो। सुधा ये सोचने के बाद कोयल के पैरों में गिर जाती है और उससे रो रो कर माफी मांगती है। और ये सब देखकर कोयल उसे उठाती हुई उसे बोलती है, आज माफ कर रही हूँ, पर आगे से ऐसा कुछ करती दिख गई ना तो तेरा क्या हाल करूंगी ना, वो अपने पति से ही पूछ लियो। तेरे आने से पहले तेरा पति मेरे पीछे पड़ा था, मैंने उसके साथ तेरी सास को भी सीधा कर दिया। अब जा यहाँ से। कोयल के धमकाते ही सुधा तूफान की रफ्तार से अपने घर जाकर अपना बोरिया बिस्तर बांध लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पति घर आता है और उसको रोकते हुए उससे बोलता है, सुधा कहीं मत जाओ, अब हम यही इज्जत से कमाएंगे और इज्जत की खाएंगे। हाँ बहू, बहुत हो गया। कभी इस पड़ोसी को लूटना, कभी दूसरे मोहल्ले के पड़ोसी को लूटना। अब ये सब नहीं होगा, बंद कर दे ये सब। आप सही बोल रही थी सासू माँ, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं नहीं सुधा, हम, माँ और मैं भी तो इसमें तुम्हारा साथ दिया करते थे। इतना बोलकर सुधा अपना बैग रखकर बालकनी पर जाती है, जहाँ अनिरुद्ध उसको फ्लाइंग किस दे रहा होता है। ये देखकर सुधा भी उसको दूर से किस देते हुए बोलती है, ओके, मैं नहीं, हम तीनों ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे अपने पड़ोसियों के साथ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और अब वो सबकी नजरों से छुप छुप कर अपने सभी पड़ोसियों को मदहोश किया करती और उनको लूटने का काम किया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।